नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकिया आहूजा है और मैं आपको कक्षा 11 के समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। तो बच्चों, कक्षा 11 के समाजशास्त्र में हम अपनी प्रथम पुस्तक समाजशास्त्र परिचय का अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक के हम दूसरे अध्याय को पढ़ रहे हैं बच्चों। और हमारे दूसरे अध्याय का नाम है समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएँ एवं उनका उपयोग। तो इस अध्याय में हम समाजशास्त्र की कुछ विशिष्ट शब्दावलियों को संकल्पनाओं को जान रहे हैं। अब तक हमने इस अध्याय के 3 भाग पूर्ण कर लिए हैं और आज हम इस अध्याय का चौथा भाग शुरू करने जा रहे हैं। तो बच्चों, इस अध्याय के चौथे भाग का नाम है प्रस्थिति और भूमिका। तो समाजशास्त्र में विशिष्ट संकल्पनाओं के रूप में प्रस्थिति और भूमिका का भी अध्ययन किया जाता है। तो ये प्रस्थिति और भूमिका का अर्थ क्या है, आइए जानते हैं। इन 2 संकल्पनाओं प्रस्थिति और भूमिका को अक्सर युगल संकल्पनाओं की तरह देखा जाता है। तो इनको एक पेयर की तरह देखा जाता है, युगल संकल्पनाओं की तरह देखा जाता है। प्रस्थिति समाज या एक समूह में एक स्थिति है। वास्तव में प्रस्थिति जो शब्द है उसका आशय है किसी समाज विशेष में या किसी समूह विशेष में व्यक्ति की स्थिति। प्रत्येक समाज और प्रत्येक समूह में ऐसी कई स्थितियां होती हैं और प्रत्येक व्यक्ति ऐसी कई स्थितियों पर अधिकार रखता है। तो यहाँ आपको स्पष्ट है कि हर समाज में, हर समूह में ऐसी कई स्थितियां विद्यमान होती हैं और प्रत्येक व्यक्ति का ऐसी कई स्थितियों पर अधिकार होता है। अतः प्रस्थिति से तात्पर्य सामाजिक स्थिति और इन स्थितियों से जुड़े निश्चित अधिकारों और कर्तव्यों से है। तो अब हमने जाना कि वास्तव में प्रस्थिति से जो तात्पर्य है वो किसी समाज या समूह में सामाजिक स्थिति और फिर इन स्थितियों से जुड़े जो भी निश्चित अधिकार और कर्तव्य व्यक्ति को प्राप्त होते हैं उन सब से है। उदाहरण के लिए माँ की एक परिस्थिति होती है जिसमें आचरण के कई मानक होते हैं और साथ ही निश्चित जिम्मेदारियाँ और विशेषाधिकार भी होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि समाज में माँ की एक परिस्थिति मानी जाती है। अब इस परिस्थिति के साथ आचरण के कई मानक जुड़े होते हैं कि एक माँ किस तरीके का आचरण करती है और साथ साथ ही उस अधिकार या हम कहें कि उस आचरण के साथ निश्चित जिम्मेदारियां हैं और कुछ विशेषाधिकार भी हैं। तो आचरण के मानक तो हैं ही, लेकिन उसी परिस्थिति से जुड़े हुए कुछ निश्चित जिम्मेदारियां हैं और कुछ खास विशेषाधिकार हैं। भूमिका परिस्थिति का सक्रिय या व्यवहारात्मक पक्ष है। यदि हम भूमिका की बात करें तो परिस्थिति का ही सक्रिय या व्यवहारात्मक पक्ष जो है वो भूमिका कहलाता है। परिस्थितियाँ ग्रहण की जाती हैं एवं भूमिकाएं निभाई जाती हैं। तो ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। आप याद रखेंगे कि परिस्थितियाँ सदैव ग्रहण की जाती हैं लेकिन भूमिकाएं जो हैं वे निभाई जाती हैं। ये वास्तव में व्यवहारिक पक्ष में सम्मिलित होती हैं। हम यह कह सकते हैं कि परिस्थिति एक संस्थागत भूमिका है। यदि हम परिस्थिति की बात करें तो हम यह भी कह सकते हैं कि परिस्थिति वास्तव में एक संस्थागत भूमिका है, यानी उस समाज या उस समूह या उस संस्था विशेष में जो अलग अलग भूमिकाएं हैं उन्हीं को हम परिस्थिति का नाम देते हैं। यह वह भूमिका है जो समाज में या समाज के विशेष संघों में से किसी में भी नियमित, मानकीय और औपचारिक बन चुकी है। तो वास्तव में परिस्थिति वह भूमिका है जो समाज में या समाज के कुछ विशिष्ट समूहों में, संघों में नियमित, मानकीय और औपचारिक बन चुकी है, यानी नियमित रूप से वो भूमिका लगातार बनी हुई है, कुछ मानक जुड़े हुए हैं और औपचारिक रूप भी उसका उपलब्ध है। तो ऐसी भूमिका ही संस्थाओं या समाजों में परिस्थिति कहलाती हैं। यह सुस्पष्ट होना चाहिए कि एक आधुनिक जटिल समाज में, जैसा कि हमारा समाज है, एक व्यक्ति अपने जीवन में कई विभिन्न परिस्थितियों को ग्रहण करता है। तो यह तो स्पष्ट होना ही चाहिए कि किसी भी आधुनिक जटिल समाज में, जैसे कि हम आज जिस समाज का हिस्सा है, उसमें कोई भी जो व्यक्ति है यह अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों को ग्रहण करता है, यानी सिर्फ एक ही परिस्थिति ग्रहण नहीं करता अपितु कई प्रकार की परिस्थितियों को ग्रहण करता है।
एक स्कूली छात्र के रूप में आप अपने अध्यापक के छात्र, पंसारी के लिए ग्राहक, बस चालक के लिए यात्री, सहोदरों के लिए भाई या बहन, डॉक्टर के लिए मरीज हो सकते हैं। तो ये एक उदाहरण है हम कब कब कैसे कैसे विभिन्न परिस्थितियाँ ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कि आप अपने आप पर ही इसे लागू कर सकते हैं कि आप स्कूली छात्र के रूप में अपने अध्यापक के लिए एक छात्र हैं। जब आप पंसारी की दुकान पर कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उसके लिए आप एक ग्राहक हैं। बस में जब आप यात्रा करते हैं तो बस चालक के लिए आप एक यात्री की परिस्थिति ग्रहण करते हैं। अपने सहोदरों के लिए आप भाई या बहन हैं। उसी प्रकार यदि आप बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उस डॉक्टर के लिए आप एक मरीज़ होते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि हम इस सूची को जितना चाहें बढ़ा सकते हैं। तो बिल्कुल ये कुछ उदाहरण थे, लेकिन इस सूची को हम और भी जितना चाहें बढ़ा सकते हैं। आप इस बारे में और भी सोच सकते हैं। समाज जितना छोटा और सरल होगा, एक व्यक्ति की उतनी ही कम प्रकार की परिस्थितियाँ होगी। यह भी स्पष्ट है कि कोई समाज जितना छोटा होगा, जितना सरल होगा, तो उस समाज में व्यक्ति की परिस्थितियाँ उतनी ही कम होंगी। जबकि जैसे जैसे समाज की जटिलता बढ़ती जाती है, जितने अधिक जटिल समाज, जितने बड़े समाज होंगे, वहाँ एक व्यक्ति की परिस्थितियाँ उतनी ही अधिक होंगी। हम देखते हैं एक आधुनिक समाज में व्यक्ति की बहुत सी परिस्थितियाँ होती हैं, जिसे समाजशास्त्रीय रूप में परिस्थिति समुच्चय का नाम दिया गया है। तो यह शब्द आप अवश्य याद रखेंगे, परिस्थिति समुच्चय। तो परिस्थिति समुच्चय वास्तव में क्या है? तो किसी भी आधुनिक समाज में, जटिल समाज में एक व्यक्ति को कई सारी परिस्थितियां ग्रहण करनी होती हैं और इन विभिन्न परिस्थितियों का जो समुच्चय है वही परिस्थिति समुच्चय कहलाता है। व्यक्ति अपने जीवन के विभिन्न चरणों में अलग अलग परिस्थितियां ग्रहण करते हैं। यह भी याद रखेंगे कि हम अपने जीवन के विभिन्न चरणों में भी अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों को ग्रहण करते हैं। एक पुत्र पिता बन जाता है, पिता दादा बन जाता है और फिर परदादा, एवं यह क्रम इसी तरह चलता रहता है। तो बिल्कुल यह तो आप निरीक्षण करते ही हैं। बिल्कुल स्पष्ट सी बात है कि एक पुत्र कुछ समय बाद पिता बन जाता है, पिता दादा बन जाता है और दादा भी एक समय पर आकर परदादा बन जाता है और यह क्रम इसी तरह लगातार चलता रहता है। जब तक उस व्यक्ति का अस्तित्व है तब तक वह विभिन्न परिस्थितियां ग्रहण करता जाता है। इसे परिस्थिति क्रम कहते हैं क्योंकि इसका अर्थ जीवन के अनेक चरणों में प्राप्त की गई परिस्थितियों से है जो एक क्रम में आती हैं। तो इस प्रकार जो क्रमिक रूप से हमारे नई नई परिस्थितियां हम ग्रहण करते हैं, इसे ही परिस्थिति क्रम कहते हैं। और परिस्थिति क्रम कहने का स्पष्ट कारण है कि जीवन के अलग अलग चरणों में हमारी जो प्राप्त की गई परिस्थितियां हैं वे एक निश्चित क्रम में हैं। तो एक पुत्र होने के बाद कोई व्यक्ति पिता बन पाता है, पिता बनने के बाद दादा बन पाता है, दादा बनने के बाद परदादा बन पाता है। यह क्रम बदला नहीं जा सकता है और इसे हम परिस्थिति क्रम कहते हैं। प्रदत्त परिस्थिति एक सामाजिक स्थिति है जो एक व्यक्ति जन्म से अथवा अनैच्छिक रूप से ग्रहण करता है। अब हम बात करें प्रदत्त परिस्थिति की, तो प्रदत्त परिस्थिति वह सामाजिक स्थिति है जो एक व्यक्ति जन्म से ही ग्रहण करता है, यानी अनैच्छिक रूप से उसे यह प्राप्त हो जाती है। प्रदत्त परिस्थिति का सामान्य आधार आयु, जाति, प्रजाति और नातेदारी है। यदि हम प्रदत्त परिस्थिति की बात करें तो हमारी आयु, जाति, प्रजाति और नातेदारी जो हैं ये हमें जन्म से ही प्राप्त हो जाती हैं और अनैच्छिक रूप से प्राप्त होती हैं। हमारी इसमें कोई इच्छा समाहित नहीं होती कि हमारी कौन सी जाति हो, कौन सी प्रजाति से हम संबंध रखें, कौन हमारे नातेदार हों या हम किस काल में जन्म लें। यहाँ सब कुछ हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करता। सरल और परंपरागत समाज प्रदत्त परिस्थिति से चिन्हित होते हैं। यदि हम सरल और परंपरागत समाजों की बात करें तो वहाँ प्रदत्त परिस्थिति ही मुख्य प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं। दूसरी तरफ अर्जित परिस्थिति वह सामाजिक स्थिति है जो एक व्यक्ति अपनी इच्छा,
अपनी क्षमता, उपलब्धियों, सद्गुणों और चयन से प्राप्त करता है। तो आप अर्जित परिस्थिति के बारे में याद रखेंगे, वह सामाजिक स्थिति जो एक व्यक्ति अपनी इच्छा से, अपनी क्षमताओं से, अपनी उपलब्धियों से, अपने सद्गुणों और विशेष प्रकार के चयन के द्वारा प्राप्त करता है। जैसे एक व्यक्ति जो किसी बैंक में अफसर है, तो बैंक में अफसर की ये जो परिस्थिति है, यह किस प्रकार की परिस्थिति है, यह अर्जित परिस्थिति है। लेकिन वह किस जाति से संबंध रखता है, उसकी जो जातिगत परिस्थिति है वह जो है प्रदत्त परिस्थिति है। अर्जित परिस्थिति का सामान्य आधार शैक्षणिक योग्यता, आय और व्यावसायिक विशेषज्ञता है। तो यदि हम अर्जित परिस्थिति की बात करें तो विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे कि इसका जो मुख्य आधार होता है वो शैक्षणिक योग्यता कितनी है व्यक्ति की आय कितनी कम है या अधिक है, और उसकी व्यावसायिक विशेषज्ञता जो है वो किस क्षेत्र में है। आधुनिक समाज को उपलब्धि के आधार पर आंका जाता है। तो आज का जो आधुनिक जटिल समाज है उसको उपलब्धि के आधार पर ही आंका जाता है। इसके सदस्यों को प्रतिष्ठा उनकी उपलब्धियों के आधार पर प्रदान की जाती है। तो बिल्कुल इस आधुनिक समाज में जो प्रतिष्ठा प्राप्त होती है वह व्यक्ति की उपलब्धियों के आधार पर होती है। आपने अक्सर यह वाक्यांश सुना होगा, आपको अपने आप को साबित करना है। तो इसी कारण आप अक्सर इस वाक्यांश को सुनते होंगे कि आपको अपने आप को साबित करना है। यहाँ साबित करने से तात्पर्य क्या है कि आपको उपलब्धियां प्राप्त करनी है ताकि आपको समाज में बेहतर परिस्थिति प्राप्त हो सके। परंपरागत समाजों में आपकी परिस्थिति जन्म से परिभाषित और निर्धारित होती थी, तथापि उपलब्धि पर आधारित आधुनिक समाजों में भी प्रदत्त परिस्थिति महत्व रखती हैं। यद्यपि परंपरागत समाजों में तो पूरी तरीके से ही प्रदत्त परिस्थिति ही महत्व रखती थी, तो किसी भी व्यक्ति की जो परिस्थिति है वो जन्म से ही परिभाषित होती थी, वही अधिक महत्व रखती थी। जबकि आज के जो उपलब्धि आधारित समाज हैं, यद्यपि उनमें अर्जित परिस्थिति महत्व रखती हैं, लेकिन यहाँ हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि आज के आधुनिक समाजों में प्रदत्त परिस्थिति कोई महत्व नहीं रखती। आपको याद रखना है कि इन आधुनिक समाजों में भी आज भी प्रदत्त परिस्थिति भी महत्व रखती है। परिस्थिति और प्रतिष्ठा अंतर संबंधित शब्द हैं। प्रत्येक परिस्थिति के अपने कुछ अधिकार और मूल्य होते हैं। यदि हम परिस्थिति और प्रतिष्ठा शब्द की बात करें तो ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, और प्रत्येक परिस्थिति के कुछ अधिकार और कुछ मूल्य भी होते हैं। मूल्य किसी व्यक्ति से उसके कार्यों या उनके अनुपालन से नहीं बल्कि सामाजिक स्थिति से जुड़े होते हैं। यदि हम मूल्य की बात कर रहे हैं तो किसी व्यक्ति के कार्य और उसके अनुपालन, यानी वो उन कार्यों को कितना अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा है, इससे वास्तव में मूल्य नहीं जुड़े होते हैं, बल्कि सामाजिक स्थिति जो है उस सामाजिक स्थिति से किसी भी परिस्थिति के मूल्य जुड़े होते हैं। परिस्थिति या पदाधिकार से जुड़े मूल्य के प्रकार को प्रतिष्ठा कहते हैं। तो किसी भी परिस्थिति या पदाधिकार से सामाजिक स्थिति में जो मूल्य जुड़े हैं उन मूल्यों को ही हम प्रतिष्ठा का नाम देते हैं। और हम जानते हैं कि कुछ परिस्थितियों की प्रतिष्ठा काफ़ी अधिक मानी गई है, जबकि कुछ परिस्थितियों की प्रतिष्ठा उतनी अधिक नहीं मानी जाती। अपनी प्रतिष्ठा के आधार पर लोग अपनी परिस्थिति को ऊंचा या नीचा दर्जा दे सकते हैं। तो यहाँ सत्य है कि सामाजिक स्थिति में जो भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा है उस प्रतिष्ठा के आधार पर ही वे अपनी परिस्थिति को ऊंचा या नीचा दर्जा देते हैं। एक दुकानदार की तुलना में एक डॉक्टर की प्रतिष्ठा ज़्यादा होगी, चाहे उसकी आय कम ही क्यों ना हो। से हम हमारे समाज की बात करें तो हमारे समाज विशेष में यह स्पष्ट है कि एक दुकानदार की तुलना में एक डॉक्टर का जो कार्य व्यक्ति कर रहा है उसकी प्रतिष्ठा उच्च मानी जाती है। अब भले ही उस दुकानदार की आय उस डॉक्टर से अधिक ही क्यों ना हो। बच्चों, अब एक छोटा सा क्रियाकलाप आपको करना है, बहुत ही सरल सा क्रियाकलाप है। देखिए, आप
आपके समाज में किस प्रकार की नौकरियां प्रतिष्ठित मानी जाती हैं, इनकी अपने मित्रों के साथ तुलना करें। तो आप अपने समाज में जो कुछ देखते सुनते हैं उसके आधार पर आपको पता करना है कि आपके समाज में किस प्रकार की नौकरियों को अधिक प्रतिष्ठित माना जाता है, और फिर आपको अपने जो मित्र हैं, साथी हैं, उनसे भी यह पता करना है कि उनके समाजों में किस प्रकार की नौकरियों को अधिक प्रतिष्ठित माना जाता है, और फिर आपको आपके समाज की जो भी स्थिति है कि किन नौकरियों को अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त है, और अपने मित्रों के समाज की जो स्थिति है, इन दोनों की एक तुलना करनी है। समानताओं और विभिन्नताओं की चर्चा करें, इसके कारणों को समझने की कोशिश करें। साथ ही आपको अपने साथियों से एक चर्चा करनी है समानताओं और विभिन्नताओं के बारे में। जैसे हो सकता है कि आपके समाज और आपके कुछ मित्रों के समाज में काफ़ी समानता हो इस बारे में कि विशेष प्रकार की नौकरियों को समान रूप से प्रतिष्ठित माना जाता हो, और कहीं किसी मित्रों के समाज से आपको विभिन्नता भी देखने को मिल सकती है। तो इन समानताओं और विभिन्नताओं, ऐसी समानताओं और विभिन्नताओं की आपको चर्चा करनी है, और साथ ही साथ आपको इनके कारणों को समझने का प्रयास भी करना है। तो जब आप इस प्रकार की चर्चा में सम्मिलित होंगे तो निश्चित ही कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आपके समक्ष आएंगे। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि किस व्यवसाय को प्रतिष्ठित माना जाता है, यह विचार समाज और समय के साथ बदलता रहता है। तो यह भी ध्यान रखेंगे हम कि किसी समाज विशेष में किस व्यवसाय को प्रतिष्ठित माना जाता है, यह विचार समाज और समय के साथ बदलता रहता है। हम जानते हैं कि समय बदलने के साथ समाज में बदलाव आते हैं। तो जैसे जैसे समय बदलता है, जैसे जैसे सामाजिक परिवर्तन होते हैं, वैसे वैसे इस बिंदु पर भी जो विचार हैं वो परिवर्तित होते हैं कि किस प्रकार के कार्य या नौकरियां अधिक प्रतिष्ठित मानी जाती हैं। लोग अपनी भूमिकाओं को सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार निभाते हैं, जो कि भूमिका को ग्रहण करना और भूमिकाओं को निभाना है। तो अब हम यदि भूमिकाओं की बात करें तो लोग अपनी भूमिकाओं को हमेशा सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार ही निभाते हैं, और इसे ही भूमिका को ग्रहण करना और भूमिका को निभाना कहते हैं। एक बच्चा इस आधार पर व्यवहार करना सीखता है कि दूसरे लोग उसके व्यवहार को किस प्रकार देखते हुए आंकते हैं। वास्तव में कोई भी बच्चा जो है वो इस प्रकार ही व्यवहार करना सीखता है जब दूसरे उसके व्यवहार को किस प्रकार आंक रहे हैं या किस प्रकार की बातें उसे कह रहे हैं किसी विशिष्ट प्रकार के व्यवहार को करने पर। अतः धीरे 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 कोई भी व्यक्ति सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप ही भूमिकाओं को निभाना सीख जाता है। भूमिका संघर्ष एक या अधिक परिस्थितियों से जुड़ी भूमिकाओं की असंगतता है। तो एक शब्द आपको भूमिका संघर्ष भी समझना है। भूमिका संघर्ष क्या है? तो एक या एक से अधिक परिस्थितियों से जुड़ी भूमिकाओं की असंगतता जब उत्पन्न होती है तो उसे ही भूमिका संघर्ष का नाम दिया जाता है। यह तब होता है जब दो या अधिक भूमिकाओं से विरोधी अपेक्षाएं पैदा होती हैं। तो ऐसा कब होता है, भूमिका संघर्ष कब उत्पन्न होता है? जब दो या दो से अधिक भूमिकाएं व्यक्ति को निभानी हो और उन भूमिकाओं से बिल्कुल विपरीत अपेक्षाएं उत्पन्न हो रही हों या विरोधी अपेक्षाएं उत्पन्न हो रही हों। एक सामान्य उदाहरण मध्यम वर्गीय कामकाजी महिला का है, जिसे घर पर माँ तथा पत्नी और कार्यस्थल पर कुशल व्यावसायिक की भूमिका निभानी पड़ती है। तो एक सबसे सामान्य उदाहरण, सबसे सरल उदाहरण आप समझ सकते हैं किसी भी मध्यम वर्गीय कामकाजी महिला का। ऐसी मध्यम वर्गीय कामकाजी महिला को घर पर तो माँ और पत्नी की भूमिका को बेहतर रूप से निभाने की अपेक्षा की जाती है, वहीं कार्यस्थल पर उससे एक कुशल व्यावसायिक की भूमिका की अपेक्षा की जाती है। अब निश्चित ही इन दोनों भूमिकाओं को
एक साथ अच्छे से निभा पाना या दोनों भूमिकाओं की अपेक्षाओं पर खरा उतर पाना एक सरल कार्य नहीं होता है और इस कारण ऐसी महिला को कई बार भूमिका संघर्ष का सामना करना पड़ता है। यह एक सामान्य मान्यता है कि पुरुष भूमिका संघर्ष का सामना नहीं करते। सामान्यतः यह माना जाता है कि पुरुष भूमिका संघर्ष का सामना नहीं करते, परंतु ऐसा नहीं है। पुरुष भी विभिन्न स्थितियों में भूमिका संघर्ष का सामना कर सकते हैं। समाजशास्त्र, जिसमें आनुभविक और तुलनात्मक दोनों विषय आते हैं, इससे अलग राय रखता है। तो ये जो कथन है कि पुरुष भूमिका संघर्ष का सामना नहीं करते, इससे एक अलग राय समाजशास्त्रियों द्वारा रखी गई है, क्योंकि समाजशास्त्र एक आनुभविक और तुलनात्मक प्रकार का विषय है। दोनों प्रकार की जो हम कहें विधि है हमारे विषय में अपनाई जाती है और इस कारण समाजशास्त्रियों की राय इससे कुछ अलग है। खासी मातृवंश पुरुषों के लिए बहुत अधिक भूमिका संघर्ष पैदा करता है। यदि हम खासी मातृवंश की बात करें तो यह पुरुषों के लिए बहुत अधिक भूमिका संघर्ष पैदा करता है। वे एक तरफ अपने जन्मजात घर और दूसरी तरफ पत्नी और बच्चों के प्रति जिम्मेदारी में बट जाते हैं। तो खासी मातृवंश में जो स्थिति होती है वो ये है कि वहाँ पर पुरुष एक तरफ तो अपने जन्मजात घर और दूसरी तरफ अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति उनकी जो जिम्मेदारी है उसमें पूरी तरीके से बट जाते हैं। वे अपने बच्चों की निष्ठा को शासित करने के आवश्यक अधिकार और यहाँ तक कि मृत्यु के बाद स्वयं अर्जित संपत्ति को अपने बच्चों को देने के अधिकार से भी वंचित महसूस करते हैं। क्योंकि खासी जनजाति एक मातृवंश का उदाहरण है, तो वहाँ पर जो पुरुष होते हैं वे अपने बच्चों की निष्ठा को शासित करने का जो प्रयास करना चाहते हैं, जो उनका अधिकार है एक प्रकार से, उससे भी वंचित रहते हैं और साथ के साथ ही अपनी मृत्यु के बाद अपनी अर्जित संपत्ति को अपने बच्चों को देने का जो उनका अधिकार एक माना जाता है, वे उस अधिकार से भी वंचित ही रह जाते हैं। खासी महिलाओं को यह दबाव और अधिक रूप में प्रभावित करता है। एक महिला कभी भी पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं हो सकती है कि उसके पति को अपनी बहन का घर अपनी पत्नी के घर की अपेक्षा अधिक अनुकूल नहीं लगता और खासी महिलाओं की स्थिति भी इसी प्रकार के संघर्ष की होती है। ये काफ़ी दबाव के रूप में स्पष्ट होता है या प्रदर्शित होता है। तो एक महिला वास्तव में कभी भी पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं हो सकती है कि वास्तव में उसके पति को अपनी बहन का घर अपनी पत्नी के घर की अपेक्षा अधिक अनुकूल नहीं लगता। उसे हमेशा ऐसा लगता है कि उसके पति को अपनी बहन का घर ही अधिक अनुकूल लगता है। वे वहीं रहना चाहता है या वहीं अपना हर कार्य करता है, तो उसे ये वाला घर यानी पत्नी का घर बिल्कुल पसंद नहीं है। नौगंबरी 2003, तो यह वक्तव्य वास्तव में नौगंबरी ने अपने 2003 के जो पुस्तक थी उसमें लिखा था। भूमिका स्थिरीकरण समाज के कुछ सदस्यों के लिए कुछ विशिष्ट भूमिकाओं को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया है। इसी प्रकार एक शब्द आता है भूमिका स्थिरीकरण। तो समाज के कुछ सदस्यों के लिए कुछ विशिष्ट प्रकार की भूमिकाओं को दृढ़ रूप से निभाना या सुदृढ़ करने की प्रक्रिया को ही भूमिका स्थिरीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए अक्सर पुरुष कमाने वाली और महिलाएं घर चलाने वाली रूढ़िबद्ध भूमिकाओं को निभाते हैं। तो भूमिका स्थिरीकरण का एक उदाहरण किसी भी समाज में देखा जा सकता है कि अक्सर पुरुष तो कमाने वाली भूमिकाओं को निभाते हैं और महिलाएं जो हैं वो घर चलाने वाली भूमिकाओं को निभाती हैं। एक अन्य क्रियाकलाप भी बच्चों आपको करना है, तो देखिए इस क्रियाकलाप में क्या है। समाज के प्रभावशाली हिस्से द्वारा सामाजिक रूप से निर्धारित भूमिकाओं का उल्लंघन या अतिक्रमण करने वाले लोगों को नियंत्रित व दंडित करने की कोशिश के बारे में समाचार पत्रों में छपी रिपोर्टों को एकत्रित कीजिए। तो ये बहुत ही
अच्छा क्रियाकलाप है बच्चों। आपको करना क्या है कि आपको कुछ समाचार पत्र की रिपोर्ट्स एकत्रित करनी है। अब वो रिपोर्ट्स में क्या है, किस प्रकार की रिपोर्ट्स एकत्रित करनी है, तो समाज के प्रभावशाली हिस्से जो हैं उनके द्वारा सामाजिक रूप से निर्धारित जो भूमिकाएं हैं, यदि कोई व्यक्ति उनका उल्लंघन करता है या अतिक्रमण करता है तो ऐसे लोगों पर नियंत्रण रखने के लिए या ऐसे लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए उन्हें दंडित करने के उद्देश्य से कुछ ना कुछ कार्य किए जाते हैं और ऐसी खबरें अक्सर अखबारों में छपती रहती हैं। तो आपको इस प्रकार के समाचार पत्रों की रिपोर्ट्स को देखना है और उन्हें एकत्रित करना है। विशेषकर ऐसे स्थितियां जहां पर किसी समाज विशेष के प्रभावशाली हिस्से द्वारा किसी अन्य उसी समाज के किसी अन्य व्यक्ति पर, जिसको कि वो मानते हैं कि उसने जो उसकी भूमिका से जो अपेक्षाएं थी उनका उल्लंघन किया है, या हम कहें जो निर्धारित भूमिकाएं हैं उसका अतिक्रमण किया है, तो उसे दंड देने के उद्देश्य से कुछ ऐसा करा जाता है जो कि बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होता। तो ऐसी रिपोर्ट्स आपको एकत्रित करनी है। सामाजिक भूमिकाओं और परिस्थितियों को अक्सर स्थिर और अपरिवर्तनीय रूप में देखा जाता है, जो कि गलत हैं। तो सामाजिक भूमिकाओं और परिस्थितियों को किसी भी समाज में अक्सर स्थिर और अपरिवर्तनीय रूप में देखा जाता है, जो कि निश्चित ही सही नहीं है। यह महसूस किया गया है कि व्यक्ति उन अपेक्षाओं को समझने लगता है जो एक संस्कृति में सामाजिक स्थिति से जुड़ी होती हैं। यह महसूस किया गया है कि व्यक्ति वास्तव में उन अपेक्षाओं को अच्छे से समझने लगता है जो किसी भी संस्कृति में सामाजिक स्थिति से जुड़ी हुई होती हैं। वह उन भूमिकाओं को उसी प्रकार निभाता है जिस प्रकार वे परिभाषित की जाती हैं। तो कोई भी व्यक्ति अपनी भूमिकाओं को उसी प्रकार से निभाता है जिस प्रकार की उसके समाज विशेष में उन्हें परिभाषित किया जाता है। समाजीकरण द्वारा व्यक्ति सामाजिक भूमिकाओं को ग्रहण करते हैं और उन्हें निभाना सीखते हैं। वास्तव में समाजीकरण की प्रक्रिया को हमें याद रखना है कि इस प्रक्रिया द्वारा ही व्यक्ति सामाजिक भूमिकाओं को ग्रहण कर पाते हैं और उन्हें अच्छे से निभाना सीख पाते हैं। तथापि इस मत को गलत रूप से लिया जाता है। लेकिन इस मत को गलत रूप से लिया जाता है कैसे? यह बताता है कि व्यक्ति भूमिकाओं को बनाने अथवा सौदा करने की बजाय सिर्फ उन्हें ग्रहण करता है। तो यह मत यह बताता है कि व्यक्ति कोई भी भूमिकाओं को बनाने अथवा सौदा करने यानी अपनी तरीके से उन भूमिकाओं को ढालने के बजाय सिर्फ उन्हें ग्रहण करता है। वास्तव में समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य कर्ता की भूमिका निभा सकते हैं। वे केवल निष्क्रिय वस्तु नहीं हैं जो निर्देशों की प्रतीक्षा करते हैं। तो वास्तविक स्थिति ये है कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी मनुष्य कर्ता की भूमिका या सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि वे केवल कोई निष्क्रिय वस्तु नहीं हैं। मनुष्य निष्क्रिय वस्तु नहीं हैं, वे अपने तरीके से एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं और वे सिर्फ निर्देशों की प्रतीक्षा में ही किसी कार्य को नहीं करते हैं। व्यक्ति सामाजिक अंतःक्रिया की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया द्वारा सामाजिक भूमिकाओं को समझने और अपनाने लगते हैं। तो कोई भी व्यक्ति सामाजिक अंतःक्रिया की निरंतर चलने वाली जो प्रक्रिया है, इसके द्वारा सामाजिक भूमिकाओं को समझने लगते हैं और उसे अपने तरीके से अपनाने लगते हैं। उसे बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से जिस प्रकार बताया जा रहा है वैसा निष्क्रिय रूप से ग्रहण करते हों, ऐसा नहीं है। भूमिकाएं और परिस्थितियां न ही स्थिर होती हैं और न ही किसी के द्वारा प्रदान की जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भूमिकाएं और परिस्थितियां किसी भी समाज विशेष में ना तो स्थिर होती हैं और ना ही किसी के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रदान की जाती हैं। लोग भूमिकाओं और परिस्थितियों में जाति, प्रजाति अथवा लिंग पर आधारित भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करते हैं। दूसरी तरफ समाज में कुछ विभाग ऐसे होते हैं जो इन परिवर्तनों का
विरोध करते हैं। तो हम यदि वास्तविक स्थितियां देखें तो कई लोग भूमिकाओं और परिस्थितियों में विशेषकर जाति, प्रजाति या लिंग पर आधारित जो भेदभाव हैं उन भेदभावों के खिलाफ संघर्ष करते हैं, विरोध करते हैं। और दूसरी ओर जब हम देखते हैं तो समाज में कुछ विभाग या कुछ विशेष समूह ऐसे भी होते हैं जो इन परिवर्तनों का विरोध करते हैं, इन संघर्षों का विरोध करते हैं। उसी प्रकार व्यक्तियों द्वारा भूमिकाओं का उल्लंघन करने पर उन्हें प्राय दंडित किया जाता है। इसी प्रकार यदि हम बात करें कि यदि व्यक्ति भूमिकाओं का उल्लंघन करते हैं तो इस प्रकार के उल्लंघन करने पर उन्हें अक्सर दंडित किया जाता है। अतः समाज न केवल भूमिकाओं और परिस्थितियों के साथ बल्कि सामाजिक नियंत्रण के साथ भी कार्य करता है। तो हम यहाँ इस चीज़ को समझ पाए हैं कि कोई भी समाज जो है वो सिर्फ भूमिकाओं और परिस्थितियों के साथ ही नहीं बल्कि उन भूमिकाओं और परिस्थितियों के जो अपेक्षाएं हैं उनसे संबंधित व्यवहार करने के लिए सामाजिक नियंत्रण के साथ भी कार्य करता है। तो बच्चों, आज के हमारे इस भाग में हमने परिस्थिति और भूमिका को बेहतर रूप से समझने का प्रयास किया है। तो किसी भी समाज विशेष में परिस्थिति और भूमिका दोनों ही पाए जाते हैं और ये स्थिर नहीं होते हैं, ये गतिशील होते हैं। इनमें निरंतर समाज में परिवर्तन के साथ साथ कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। और अगले भाग में हम सामाजिक नियंत्रण की चर्चा को जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।